और से प्रेम की एक दास्तां बतला रही हूँ मैं, हृदय में एक मूरत है तुम्हें दिखला रही हूँ मैं। तुम्हारा प्रेम भी अगर वो ही हो सूचित मुझे करना, कि अपने शब्दों से एक चित्र सा बनवा रही हूँ मैं, कि अपने शब्दों से एक चित्र सा बनवा रही हूँ मैं। नमस्कार, मैं भावना बड़ोनिया जीवन सागर मध्य प्रदेश से प्रधान नामा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं अर्थशास्त्र से स्नातकोत्तर हूँ और हिंदी साहित्य से स्नातकोत्तर होने के अंतिम चरण में हूँ। मैं हिंदी माध्यम से रही और हिंदी विषय के प्रति मेरी विशिष्ट रुचि मुझे हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के और निकट लेकर आई। हालांकि इसमें अधिक श्रेय मैं अपने शिक्षकों को दूंगी कि उनकी कुशल शिक्षण से मेरी इस रुचि में और वृद्धि हुई। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, मेरे स्कूल के समय में जब भी कोई पाठ शुरू होता था तो हमारे शिक्षक उस पाठ का ज़ोर ज़ोर से पाठन कराते थे बच्चों को, तो उसमें मुझे बहुत आनंद आता था। जिनको हमने हमारी मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की पुस्तकों में पढ़ा हुआ है, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, निराला जी, पंत जी, कबीरदास, तुलसीदास, रैदास, सूरदास, मीराबाई, इन सब की गद्य पद्य रचनाओं को मुझे ज़ोर ज़ोर से भावों के साथ पाठन करने में बड़ा मज़ा आता था। मुझे लगता है इनकी पुनरावृत्ति ही मेरे अंतस में इनके भावों और अर्थों को निचोड़ती रही। जो आज मेरे लेखन में चिंतन तत्व और भावों की प्रधानता है, मैं इन्हीं की देन स्वीकारती हूँ। लिखना कब से शुरू किया तो निश्चित तो नहीं कह सकती। मैं शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सागर की छात्रा रही हूँ। वर्ष 2011 में जब मैं 11वीं कक्षा में थी तो मेरे कक्षा शिक्षक ने मुझे एक नारा लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। हालांकि उस वक्त मैं अपनी इस लेखन कला से पूर्णतः अनभिज्ञ थी, तो मैंने डर डर के ही सही गुरु आज्ञा का पालन करते हुए उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया और मैंने उसमें प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। तब मुझे थोड़ा आभास हुआ कि हाँ, मैं ऐसा भी कुछ कर सकती हूँ सीरियसली, मतलब गंभीरता के साथ, क्योंकि मजाक में तो मैं शायरियाँ वगैरह अपने दोस्तों सहेलियों के साथ ऐसे कुछ भी राइम्स मिलाया करती थी, तो बंदी किया करती थी जिसमें मुझे बहुत मज़ा आता था। तो तब उसके बाद मैंने इसको सोचा कि हाँ, थोड़ा अच्छे से भी किया जा सकता है। इसमें मेरे दोस्तों ने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है, उनका योगदान भी कम नहीं आंका जा सकता। खैर, अगर कविता की बात करें तो वर्ष 2012 अप्रैल में मैंने पहली कविता अपनी लिखी थी, जिसका विषय था समाज में या भारतीय परिवारों में बेटी और बेटियों के बीच भेदभाव। दूसरी कविता मेरी थी कोख की आवाज़, जिसमें कन्या भ्रूण हत्या के बारे में के विषय पर लिखा गया था। ये दोनों चूँकि कविताएं एकदम एक ही समय की लगभग रही हैं, इसलिए मैं इन्हें अपनी प्रारंभिक कविताएं कह सकती हूँ। तो यही मेरी कविताएं थी। यहाँ से मेरा कविता लेखन का जो सफ़र था वो शुरू हुआ था। अब उपलब्धियों की बात करूं तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे लगती है कि मुझे बहुत सही समय पर बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। हमारे उत्कृष्ट विद्यालय में हमारे अंग्रेज़ी के शिक्षक सर टीकाराम त्रिपाठी सर का मुझे पिता तुल्य सानिध्य मिला और उन्होंने मुझे प्रगतिशील लेखक संघ की सागर इकाई से जोड़ा, जिसमें मैं पाक्षिक गोष्ठियों में भाग लिया करती थी, वहाँ अपनी कविताएं पढ़ा करती थी और तमाम शहर के तमाम वरिष्ठ साहित्यकारों को, कवियों को, लेखकों को मैं सुना करती थी। मुझे वहाँ से मैं मानती हूँ मेरी कविताओं का जो परिमार्जन, जो विकास होना शुरू हुआ है, वहाँ से हुआ। और मुझे क्या करना है के साथ क्या नहीं करना है भी सिखाया गया। क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ क्या त्रुटियां हैं, किस चीज़ को किस तरीके से व्यक्त करना ज़्यादा कारगर होगा। तो मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद था और है। इसके अलावा हाल ही में मुझे पंडित महादेव प्रसाद पाठक न्यास द्वारा शब्द साधक सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 2015 में मुझे मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की 3 दिवसीय कार्यशाला सृजन संवाद में मुझे हिस्सा लेने का अवसर मिला था, जिसमें मैंने
बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों को सुना और उनसे काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला था। सागर और छतरपुर आकाशवाणी से मेरे काव्य पाठ का प्रसारण किया गया है और शहर के दैनिक समाचार पत्रों में समसामयिक विषयों मुद्दों पर मेरी कविताओं और विचारों का प्रकाशन। हमारे शहर के कुछ साहित्यिक मंचों द्वारा मुझे प्रस्तुतियां करने का अवसर मिला। साथ ही शहर के युवा रचनाकारों द्वारा कुछ समूह जैसे काव्य मंच डूडलिंग वर्ड्स का मैं हिस्सा रही और उसमें अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, मुझे अवसर मिला। और साथ ही ऑनलाइन मंचों ओपन माइक्स में भी मैंने अपनी कुछ प्रस्तुतियां दी हैं। देखिए, मैं स्वीकारती हूँ कि लेखन मेरी अंतर्व्यथा और अंतर्द्वंद्वों को कागज़ पर उतारने का एक ज़रिया बनकर आया था। पर एक समय के बाद लेखक होने की जिम्मेदारी और वरिष्ठ साहित्यकारों के मार्गदर्शन से मैंने अपनी जिम्मेदारी को समझा और अपने विषयों, अपने चिंतन के आयामों को और विस्तार देने की मैंने कोशिश की। अगर मेरे लेखन के विषयों की बात करो तो मुझे राष्ट्रभक्ति, सामाजिक कुरीतियाँ वो किसी भी तरह की हो, मानव मूल्यों के पतन या उनका जो ह्रास हो रहा है उस पर लिखना मुझे बहुत ज़रूरी लगता है। और साथ ही मैंने श्रृंगार परक रचनाएं की हैं। जीवन में जितने भी भाव होते हैं मैं उन पर लिखने की पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ और लगातार ये कोशिश जारी रहेगी। अपनी पहली कविता मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। आँखें मूंदे जहाँ सारा, क्यों ना देखे समा प्यारा। आँखें मूंदे जहाँ सारा, क्यों ना देखे समा प्यारा। चहचहाहटों से भरा आज ये मौसम सारा। नन्ही सी जाने खिलती हैं, देखें उनको खुशी मिलती है। जो ना करें इनकी चाहत तो ये खुशियाँ उनसे छिनती हैं। मासूम हैं वो हैं अलबेली, डाल डाल पर हैं वो खेली। इनका हुनर ज़रा देखो तुम, सुलझा दे कोई भी पहेली। हो दर्द फिर भी ये हंसती हैं, बेदर्द दुनिया में बसती हैं। हो दर्द फिर भी ये हंसती हैं, बेदर्द दुनिया में बसती हैं। रिश्तों को पनाह देती हैं, अपना ये सब खो देती हैं। फिर भी नहीं है किसी से कम, फिर भी नहीं है किसी से कम। जो मुस्कुरा दें मिटा दें गम, इनसे ही भविष्य हमारा है, न जाने कब ये जानेंगे हम। मोहताज नहीं है वजूद इनका, हर वक्त साबित कर देती हैं। यही है वो जो खुद अपने से नए युगों को जन्म देती हैं। यही है वो जो खुद अपने से नए युगों को जन्म देती हैं। जो ना समझ हैं वही इनको दुनिया में आने न देते हैं। समझते हैं जो सच्चाई को, सलामी वो इनको देते हैं। समझते हैं जो सच्चाई को, सलामी वो इनको देते हैं। तो ये मेरी लिखी हुई पहली कविता जो मैंने आपको सुनाई। मेरी दूसरी कविता है भला आदमी था। हम अपनी तमाम उम्र गुजार देते हैं मोह माया के बंधनों में लिप्त होकर, पर अंत में हमारे पास क्या बचता है, इस बात को मैंने कविता में लिखने की कोशिश की है कि भला आदमी था बस यही रह जाता है। भला आदमी था बस यही रह जाता है। तन धन शोहरत माल खजाना सब यहीं रह जाता है। भला आदमी था बस यही रह जाता है। तन धन शोहरत माल खजाना सब यहीं रह जाता है। और सारे तुम्हारे आत्मीय जिनकी मोह में बंधे तमाम उम्र, सारे तुम्हारे आत्मीय जिनकी मोह में बंधे तमाम उम्र, अब बांधते हैं ऐसे चाहे गला दब जाता है। भला आदमी था बस यही रह जाता है। सांसों की डोर है जब तक बंधे हो सबसे, ये सांसों की डोर ही है जब तक बंधे हो सबसे। टूटते ही क्रियाकर्म कार्यक्रम शुरू हो जाता है। भला आदमी था बस यही रह जाता है। भयावह है बेशक, भयावह है बेशक, पर सच्चाई बस यही है कि औपचारिकताओं के झमेले में हो जाते हैं व्यस्त। माँ बाप भाई बेटा पत्नी कोई भी तुम्हारे जाने का दुख मना नहीं पाता है। भला आदमी था बस यही रह जाता है। तन धन शोहरत माल खजाना सब यहीं रह जाता है। गुरूर है तुम्हें किस बात का कहो, गुरूर है तुम्हें किस बात का कहो। दौलत कमाई सारी एक और तुम रखो। गुरूर है तुम्हें किस बात का कहो, दौलत कमाई सारी एक और तुम रखो। और रिश्तों का मोल नोटों से जितना लगाया हो, रिश्तों का मोल नोटों से जितना लगाया हो, लाश पर तो केवल चंद सिक्कों को फेंका जाता है। भला आदमी था बस यही रह जाता है। तन धन शोहरत माल खजाना सब यही रह जाता है। इस काया की सुंदरता से भी खूब बंधे थे, इस काया की सुंदरता से भी खूब बंधे थे। अरे अंतकाल बस खाक और धुआं रह जाता है। अंतकाल बस राख और धुआं रह जाता है। भला आदमी था बस यही रह जाता है।
तन धन शोहरत माल खजाना सब यहीं रह जाता है। मेरी अगली कविता है एक पेड़ की अंतर्व्यथा। इस पेड़ को मैंने देखा हुआ और उस पेड़ की दयनीय स्थिति मैं रोज़ देखती थी और उस पर मैंने ये कविता लिखने की कोशिश की है कि एक पेड़ खड़ा है नितांत एकांत में। एक पेड़ खड़ा है नितांत एकांत में, हरियाली के समाज से बहिष्कृत सा। एक पेड़ खड़ा है नितांत एकांत में, हरियाली के समाज से बहिष्कृत सा, जिसे रुका हुआ है दाना पानी, जो लगता है डिहाइड्रेशन और माल न्यूट्रिशन का शिकार। ना हो भी तो कैसे, उसकी आहार नाल को घेर रखा है सीमेंट की एक रोड ने। अब तो तन पर वस्त्र भी नहीं रहे, न रही उसके अंगों में लचक। अन्न जल त्याग अविचल मुद्रा में एक तपस्वी सा। दूर खड़े पंक्तिबद्ध वृक्ष कर रहे हैं उस पर दीन दृष्टिपात। अब तो लोगों ने भी उसका नाम पेड़ से बदलकर ठूंठ कर दिया है। कहीं तो वो भी ग्रस्त है इस अपराध बोध से कि अक्षम पाता है खुद को लोगों को जीवन वायु शीतल छाया देने में, लोगों की भूख मिटाने और फूलों की खुशबू फैलाने में। मैं रोज़ देखती हूँ उसके चेहरे पर ये लाचारी तो खुद को पाती हूँ निशक्त। अरे कोई पोषण आहार योजना इनके लिए भी तो हो। जैसे बच्चे हैं भविष्य देश का, मानव जाति का भविष्य ये भी तो हैं, हमारे अस्तित्व का आधार। मेरी अगली कविता का शीर्षक है निशब्द। भारतीय समाजों में हमेशा देखा जाता है कि स्त्रियों की, महिलाओं की निर्णय क्षमता को हमेशा कम आंका जाता है। इसी विषय पर मैंने अपने भाव व्यक्त किए हैं कि नहीं, निशब्द नहीं हूँ मैं, नहीं निशब्द नहीं हूँ मैं, बहुत कुछ कहती हूँ, हर गतिविधि पर देती हूँ प्रतिक्रिया अपनी, परंतु मौन नहीं, खामोश नहीं हूँ मैं। बस उस दफ़े मेरी आवाज़ को ज़रा ज़ोर से दबाया गया था, जो मेरे होठों से बाहर झांकने को डरती हैं, सहमती हैं कि कहीं उनके शब्दों से खिलवाड़ ना हो जाए। ये पुरुष साम्राज्य के कुछ निरंकुश शासक इन्हें निरी मूर्खता की उपाधि न दे दें, कहीं उन्हें फिर से दबाया न जाए। मेरे अंतर में भी उमड़ती हैं शब्दों की लहरें, विचारों के सैलाब पर होंठ बन गए हैं जैसे किनारे, समेट लेते हैं उन्हें पुनः मेरे अंतर में। मैं बस मुस्कुराकर तो कभी आंसुओं के साथ इशारा देती हूँ कि सोच का एक सागर मुझ में भी है कहीं, जो कभी तुम्हारे साम्राज्य में अकाल आएगा। ये लहरें फूटेंगी, लांघेंगी अपनी सीमाएं और पार करेंगी किनारे, और बहा ले जाएंगी तुम्हारी अहम से बनी एक तरफा शक्ति के बल पर बनाई सारी दुनिया। हैरान होगे तुम, आश्चर्य होगा तुम्हें वो बीभत्स मंजर देखकर, जहाँ तुम अपने ही साम्राज्य में मेरे सहारे का सहारा खोजोगे। और तब मेरी आवाज़ जो सदियों में जागी होगी, तब मेरी आवाज़ जो सदियों में जागी होगी उठेगी, खुलेगी और नरमी से कहेगी, चलो अब साथ चलते हैं सामंजस्य की राह। चलो अब साथ चलते हैं सामंजस्य की राह, जहाँ तुम्हारे साथ मेरे स्वर भी हों, बनाए नई राहें, और जहाँ तुम ये कहो नहीं, निशब्द नहीं हूँ मैं, हर गतिविधि पर देती हूँ प्रतिक्रिया अपनी, मौन नहीं, सशब्द। मेरी अगली कविता है हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे मजबूत स्तंभ, हमारे किसान, हमारे अन्नदाताओं के लिए, कि कुर्सीपतियों की नज़रों में वो हों चाहे ना हो कुछ भी, कुर्सीपतियों की नज़रों में वो हों चाहे ना हो कुछ भी, वो पालनहार हमारे हैं, जीवन आधार हमारे हैं। क्यों रहें ताकते वो अंबर, जाने कब पानी आएगा, क्यों रहें ताकते वो अंबर, जाने कब पानी आएगा। जब कटी पड़ी हों फसलें तब वो कैसे रोका जाएगा। उनके जीवन निर्वाहन में बादल का सट्टा होता है, वर्ष भर खेतों में जलते हैं तब अन्न इकट्ठा होता है। उनके जीवन निर्वाहन में बादल का सट्टा होता है, वर्ष भर खेतों में जलते हैं तब अन्न इकट्ठा होता है। क्यों रहें उपेक्षित सदा ही ये, क्या इनका कोई मोल नहीं, क्या अर्थव्यवस्था में भारत की इनका कोई रोल नहीं। क्यों खेती की चीज़ों पर ज़्यादा सा कर आरोपित हो, लागत की बढ़ती गिनती से क्यों ना किसान आक्रोशित हो। कंधे दबते ही चले गए कर्जों के भारी बोझ तले, वो रस्सी भी रोई थी बूढ़े किसान झूले जिससे। वो शीशी का तेज जहर उस दिन खुद पर शर्मिंदा था, जान लेने अन्नदाता की आखिर क्यों अब तक जिंदा था।
वो धारदार हथियार, जहर, वो कच्ची पक्की रस्सी, सब सब उस दिन रोए थे फिर एक किसान मरा था जब। और जिनको कोई भी खबर नहीं वो सत्ता में आसीन थे सब, जिनकी चिंता सीमित है चुनावी मौसम के भाषण तक। अरे इनका आधारी महत्व जानेंगे कब, मानेंगे कब, चंद कागजी योजनाओं के परे किसान का हित सोचेंगे कब। चूँकि मेरे पिताजी भी किसान हैं, मैं भी किसान की बेटी हूँ, इसलिए मैं इनके दर्द को बहुत करीब से महसूस कर पाई और इस कविता को लिख पाई। कैसी लगी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। विशेषतः इस कविता पर मैं आपकी प्रतिक्रियाएं जानना चाहूँगी। और अंत में देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम की कविता मैं आपको सुनाने वाली हूँ। ये एक मुक्तक और एक छोटी सी कविता है। अमर से प्रेम की एक दास्तां बतला रही हूँ मैं, अमर से प्रेम की एक दास्तां बतला रही हूँ मैं। हृदय में एक मूरत है तुम्हें दिखला रही हूँ मैं। तुम्हारा प्रेम भी अगर वो ही हो सूचित मुझे करना, कि अपने शब्दों से एक चित्र सा बनवा रही हूँ मैं, कि अपने शब्दों से एक चित्र सा बनवा रही हूँ मैं। और अब मैं कविता के ज़रिए आप सभी की कल्पनाओं की स्याही से एक भारत माता का सुंदर चित्र अंकित होते हुए देखना चाहती हूँ। कि आओ मैं बताऊँ तुमको भी कैसा स्वरूप मेरी माँ का, आओ मैं बताऊँ तुमको भी कैसा स्वरूप मेरी माँ का। है ये विशाल और प्रेममयी ममता का है वो एक सागर, सिर मुकुट पे जिसके काश्मीर लहराता है हिमकांचल, जिसके चरणों का प्रक्षालन करता है विशाल महासागर। जिसके बालक हम चलते हैं उसको सर्वस्व समर्पित कर, अग्रसर सदा प्रगति पथ पर, शत्रु घाती और अति निडर। ऐसी मेरी भारत माँ का, ऐसी मेरी भारत माँ का सम्मान चतुर्दिक फैला है। वंदे भारत माता वंदे यशगान चतुर्दिक फैला है। वंदे भारत माता वंदे यशगान चतुर्दिक फैला है। इस चित्र के बनने के बाद कितनी सुंदर और मोहक मूर्ति है। इसको एक मुक्तक में मैंने कहा है कि है मोहक स्वर्ग से ज़्यादा ये मूरत भारती माँ की, है मोहक स्वर्ग से ज़्यादा ये मूरत भारती माँ की। अथक अविराम तकती हूँ बनी नयनों में छवि ऐसी, मैं तुझको क्या दूँ मेरी माँ, मेरी औकात ही क्या है। जो जीवन पुष्प होता अगर तेरे चरणों में रख देती, ये जीवन पुष्प होता अगर तेरे चरणों में रख देती। आप सभी का और प्रधान नमा का बहुत बहुत शुक्रिया साहित्य सारथी के इस सेगमेंट में मुझे शामिल करने के लिए, मुझे अवसर देने के लिए कि मैं अपनी कविताएं और अपनी काव्य यात्रा को आप सबके साथ साझा कर सकूं। मुझे उम्मीद है कि मेरी इन कविताओं पर आप सभी की प्रतिक्रियाएं मुझे मिलेंगी। और अंत में दो पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ कि इन आँखों ने जो जो देखा वो कहती हैं, इन आँखों ने जो जो देखा वो कहती हैं, ये दुनिया कहती है ये क्या क्या कहती है।